क्वेश्चन नंबर जी बेटा, इसका पेज नंबर मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा। ये आपके पास आपका बेसिक न्यूमेरिकल है, जो इस चीज को आपके पास आप ये कहें कि जो आपका कल वाला कॉन्सेप्ट है उसको ये प्योरीफाई भी करेगा, और उसके न्यूमेरिकल्स आपको बताएगा कि न्यूमेरिकली आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद इसको अलाइन करेंगे। सो व्हाट इज इट, कहता है होमवर्क मींस बिजनेस ऑन 1 April 2010 he extracted the following list of balances from his sales ledger as at 31st March 2011. Bert, Lisa, others. बेटा यहाँ देखिएगा, आपकी जो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा, ये बाहर से पीएन को किसी को बुलाओ, कोई भी पीएन उसको बुलाओ, सको कि मुझे ना कपड़ा दे। इसमें उसने आपको एक डिटेल दी हुई है, उस डिटेल को देखो। ये आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था क्या, जो रिसीवेबल का आपके पास आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं कंट्रोल अकाउंट में, उनको हम लोगों ने अलाइन करना है। टोटल हमारे पास आप ये कहें कि 6.9 मिलियन, ये टोटल। अब इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। एक वो जो बैड हो, एक वो जो डाउटफुल हो, और एक वो जो गुड। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली बात। अब जो बैड है इसके लिए क्या करना होगा, इसको राइट ऑफ करना होगा। जो डाउटफुल है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रोविजन बनानी पड़ेगी। और जो गुड है, अब पहली बात, चलो बैड का समझ में आता है, खत्म कर दो। ठीक है, ये भी समझ में आता है कि आपके पास जो आपका डाउटफुल है उस पर प्रोविजन बना लो। एक बात समझ में नहीं आने वाली है बेटा कि जो आपके पास आपकी गुड डेटर्स हैं, इनके ऊपर हमें, मतलब हमारे लिए क्या, हमारी ऐसी मजबूरी है कि हमने हर सूरत में इन पर भी आप ये कहेंगे प्रोविजन बनानी। स्टूडेंट्स, सॉरी बेटा, नहीं, इसकी रीजन क्या है, पहले तो इसकी रीजन समझ लो। आपके पास एक बात, कपड़ा दो मैंने। पहली बात यह है कि जब हम अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं तो वाइल परफॉर्मिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम ना, आप ये कहें कि ये नहीं है कि हमारे पास कुछ ऑटोनॉमी हमारे पास अवेलेबल है, नहीं, हम बाउंड है। वी ऑलवेज, हम लोग थोड़ा सा आप ये कहें कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, लाइक दिस के, जैसे हमारे पास आप ये कह लें कोई बात, इधर भाई, इधर इधर सारे लोग ध्यान करें। बेटा जो लोग ऑनलाइन है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, Yes, sir.
अब यहां देखिएगा प्लीज। यस सर। ये हमारी रेड बुक है। रेड बुक बेसिकली हमारी अकाउंटिंग की, जिसे आप ये कह लें कि वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन है चंगी तरीके से साफ करो, उसके बाद कपड़ा थे रहने देना मेरे को, या कुछ खुश कपड़ा मैंने दे देना। अच्छा, अब इसके बीच में आपके पास कंप्लीट गाइडलाइन, इनको बोलते हैं तो मुझे देखो उसको ना देखो, ठीक है। इसके बीच में कंप्लीटली हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने अकाउंटिंग करने कैसे। अभी तक जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं वो आपको, आप ये कहें कि ये जो आपके पास आपकी बॉडी है जिसको हम लोग अपनी अकाउंटिंग बॉडी बोलते हैं, ये क्या है, इसको भी देख लो। ये बेसिकली हमारे पास अगर मैं इसको आप ये कहें कि क्रिटिकली देखूं, कोई अगर कुछ कपड़ा ना तुम लोग दे जाना। अच्छा, अच्छा भाई, जी बेटा ये नजर आ रहा है आपको? जी, जो लोग आपके पास ऑनलाइन बैठे हुए बेटा, ये आपको स्लाइड नजर आ रही है? ये वो लोग हैं यस सर। जो बेसिकली आपके पास आपकी पूरी अकाउंटिंग की ये रूल्स बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। सो आपके पास जो जिसको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। प्राइमरी ये रिस्पॉन्सिबल है कि इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करें, उन सारे प्रिंसिपल्स को, उन सारे रूल्स को जिनके ऊपर हमने अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है, ये इनकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी बात को फॉलो करें और ये देखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। ऊपर मॉनिटरिंग बोर्ड आपके पास बैठा हुआ है, उसके नीचे आपके पास IFRS फाउंडेशन है। IFRS फाउंडेशन ने आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को क्रिएट किया, उसने इसके साथ साथ आप ये कहेंगे इंटरप्रिटेशन कमेटी को क्रिएट किया, उसने एडवाइजरी जो फोरम है उसको उसके पास तो वो क्रिएट किया, एडवाइजरी काउंसिल को उसने क्रिएट किया। यानी ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। ये मेरी आपकी ड्रीम्स में होता है कि कभी हम इस बॉडी के मेंबर बन सके। दुनिया के टॉप लेवल के जो अकाउंटेंट्स, टॉप अकाउंटेंट्स वो यहाँ है। मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा, फिर वो करते क्या है? वो अपने पास आप ये कह लें कि जब हम उनसे ये कहते हैं ना, ये इनकी तरफ से इनको असाइनमेंट दी जाती है, ये बनाओ। हमने उनसे कहा यार प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होनी चाहिए वो बताओ। उन्होंने एक पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके हमारे हवाले कर। अब ये उनकी कंट्रीब्यूशन है जो हमारी तरफ, और जब वो हमें दे देंगे तो आपको इस चीज को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस डॉक्यूमेंट की अथॉरिटी हमारे लिए ऐसे है कि आप उस डॉक्यूमेंट से आगे पीछे नहीं हो सकते। जब उसने कह दिया कि इसने ऐसे होना तो फिर ऐसे होना है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो हमारे पास हमारी रेड बुक है, इसको रेड बुक बोला जाता है। क्यों रेड बुक बोला जाता है? इसका रंग लाल है। हाँ सही कह रहा हूं, आपने ना इसको मेरे ख्याल अभी तक वो देखा नहीं है, ठीक है। ये इस रेड बुक में आपके पास ये देखिएगा ISA, वैसे ये IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये डिटेल है आपके पास 1 से लेके 41 तक। बीच में से कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ आपके पास अभी भी एक्टिवेटेड है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होगी?
ये बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, बेटा आपको नजर आ रहा है आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी। अब इसकी पूरी पहले उसने हिस्ट्री दी, अप्रैल 2001 में ये हुआ, पहले ये हुआ था, 97 में ये हुआ था, 75 में ये हुआ था, 77 में ये हुआ था। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ऐसे जो कैरी फॉरवर्ड होते बच्चा। फिर करते 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 वो आगे आता है, यहां पे उसने बताया ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसमें डेफिनेशंस कौन सी यूज होंगी। ठीक है, इट इज अ डिटेल डॉक्यूमेंट जिसमें वो आपको आप ये कहें कि एक कंप्लीट इससे रिलेटेड वो आपको बताएगा इसके ऑब्जेक्टिव क्या। ऑब्जेक्टिव पढ़ो, कहते हैं दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द बेसिस for presentation of general purpose financial statement to ensure comparability both with the entity's financial statement of previous periods and with the financial statement of other entities। अगर हमने परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना है तो यार कंपेरेबल तो हो ना। बट मेरी बात को फॉलो करें, इसकी डिटेल, इससे रिलेटेड चीजें, अब वो आपके पास इससे आप ये कह लें कि जैसे अगर मैं चला जाता हूं इसके पेज 90 पे शायद, यहाँ पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, अभी एग्जांपल्स देंगे। ये देखो इवन बना के उसने दिया, ऐसे 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 पहले आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देना है, फिर आपने गुडविल देनी है, फिर अदर इंटेंजिबल देने हैं, फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट देनी है, फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देना है, फिर आपको इन्वेंटरीज बताना है, फिर आपको रिसीवेबल्स बताना है, फिर अदर करंट एसेट्स बताने हैं, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को बताना है। याद कीजिए जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, वो यही थी कि खबरदार पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखेंगे। हमारे पास है ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उधर ही खत्म हो जाता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैसे लिखेंगे, पहले लैंड लिखेंगे, फिर बिल्डिंग लिखेंगे, फिर प्लांट एंड मशीन लिखेंगे, सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। क्यों मजबूर हूं, इसके अलावा जा नहीं सकता। इसके अलावा गया तो एग्जामिनर ने कहना इसको आता ही नहीं आईटी, ये अपनी मर्जी करना चाहता है, अपनी मर्जी नहीं चलती सी। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, अपनी मर्जी नहीं चले तो मुझे इसके मुताबिक लेके चलो। ठीक है, ये आपके पास पहला स्टैंडर्ड। ठीक है, सेकंड, ये वो है जिसको आपने पढ़ना, ये आपके आपके कोर्स में है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपके कोर्स में अवेलेबल है जिसको आपने पढ़ना है। जनाब ये छोटा जिन है, बड़ा जिन जो है वो 16 वाला है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशंस क्या है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज कैसे होंगे, कॉस्ट फॉर्मूलाज कैसे हैं, एनआरबीज कैसे हैं। ठीक है बेटा, डिस्क्लोजर्स कैसे देने हैं। तो पुत्रों बात समझ में आ रही, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकी तरफ से हमें मिलते हैं। ये डेफिनेशन देखो, अगर आप अपनी डेफिनेशन देखेंगे तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आगे पीछे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? हाँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं उसको अपने अल्फाज के बीच में आपको समझा सकता हूं, लेकिन सोर्स डेफिनेशन को ये रखना मेरी मजबूरी है। मैं उसके अलावा कोई और डेफिनेशन नहीं दे सकता। ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन्वेंटरीज आर एसेट हेल्ड फॉर द सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस in the process of production for such sales or in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in rendering of services। ठीक है, ये इसने कहा। अब मेरी क्या हिम्मत है, मेरी क्या मजाल है कि मैं इसके अलावा कुछ और कहूं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये देखो यार, बस कर देना। ये देखो नजर आया। हाँ ये जरूर हुआ कि मैंने इसमें से सिर्फ वो काम की चीजें उठाई जो तुम्हारे लिए, बाकी लंबी लंबी डिटेल्स छोड़ दो ये है। लेकिन सेम डेफिनेशन जो वहां लिखी हुई यहां पे देखो, नहीं चेंज कर सकते। ये जरूर है कि इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्या इसने लिखा हुआ क्या वो बता देता हूं। यहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो यहां मैंने कहा यार इन्वेंट्री होती है। अब सो अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन इन्वेंट्री कुड बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर गुड्स परचेज देन सोल्ड विदाउट मॉडिफिकेशन। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल लिया, प्रोसेस किया, फिर बेचा, वो भी इन्वेंट्री। कोई मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज पड़े, वो भी इन्वेंट्री। तो ये आपको समझाने के लिए लिख सकता हूं, लेकिन जब आप पेपर में जाके अपनी डेफिनेशंस को प्रेजेंट करेंगे, ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड कॉपी करो। अच्छा अगली बात, इसमें भी गुस्से में आ जाता है,
कहते तुम रटू तोते तो नहीं हो ना, कि जहां पे तुमने रटा लगा के मुझे डेफिनेशन देनी, नहीं देनी रटा लगा के डेफिनेशन, मुझे इन्वेंटरी की डेफिनेशन समझाओ क्या होती है, अपनी वर्डिंग में लिखाओगे, लिखोगे, मैं उसको पसंद करूं। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ये थोड़ी सी इसकी आप ये कहेंगे तमीज थी जो आपसे बात कर रहा हूं। अब इसी में एक स्टैंडर्ड है जो हमारे पास आप ये कह लें, उसको बोला जाता है ये बेटा देखना, यार ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है IFRS, यहां पे आपको IFRS नजर आएंगे, इससे ऊपर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा बात समझ में आ रही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप अपनी लास्ट स्टेज पे जाएंगे आप इसको पढ़ें, कैफ में भी और फाइनल में। FR2 में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप इसको, लेकिन डिटेल में जाके आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जब आप इंशाल्लाह अपनी फाइनल स्टेज पे, ठीक है? अब इसके बीच में वो क्या कहता है, कहता है तुम्हारे लिए लाजिम है, तुम्हारे लिए लाजिम है कि चाहे गुड डेटर्स ही क्यों ना हो, तुमने जनरल अलाउंस लेना ही लेना है। अब कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, नो, कि सबसे पैसे मिल भी जाएं, कहता है बात की बात, लेकिन तुम्हारे लिए लाजिम होगा कि तुमने जनरल अलाउंस लेना है, जनरल प्रोविजन लेनी, इट इज मैंडेटरी, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। सो अगर डेटर गुड भी है तो अलाउंस लेनी, प्रोविजन लेनी। क्यों लेनी है ये कहता है, अब जस्टिफिकेशन क्यों लेनी है। तो हमने बात की थी कि यार लाजिम नहीं है कि बैड डेट्स बैंकरप्सी की वजह से, बैड डेट की रीजन ये भी हो सकती है डिस्प्यूट हो जाए, बैड डेट की रीजन ये भी हो सकती है कि आपसे रिकॉर्डिंग एरर्स हो जाए, तो हो सकता है बैड डेट्स हो जाए यार। सो इफ दिस इज द केस तो जनरल अलाउंस लेना भी हमारे लिए जरूरी होगा। बेटा ये बात समझ में आ गई? तो पहली बात अपने माइंड को डाउट फ्री करो कि यार हमने जनरल प्रोविजन क्यों लेनी है, लेनी है, क्यों लेनी है, स्टैंडर्ड्स क्या, जब स्टैंडर्ड कह रहे हैं मेरे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, जब ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब मुझे वैसे ही करना जैसे उसने मुझे कह दिया। बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर? अब जो आपके पास आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके पास आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देखिएगा प्लीज। इसी क्वेश्चन में बेटा पेज नंबर मुझे बताएंगे, 2। जी यही क्वेश्चन है। जी अब उसने मुझे इसी बेसिस पर डिटेल दी, उसने कहा यार रिसीवेबल का जो टोटल बैलेंस है वो 69 लाख है, ठीक हो गया। अब इस 69 लाख को वो डिवाइड करेगा, कहेगा यार ये वो हैं जो बैड है, ये वो हैं जो डाउटफुल है, ये वो हैं जो गुड है। अब बेटा गुड के ऊपर क्या लगेगा, जनरल अलाउंस, जो डाउटफुल है उन पे क्या लगेगा, स्पेसिफिक अलाउंस, और जो बैड प्रूव हो चुके हैं उनको क्या करेंगे, एंट्री के थ्रू निकाल। बड़े ये बात समझ में आ रही है? अब डिटेल देखो, वो कहता है एज कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल, इट इज 31 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2010 पे स्टार्ट किया, इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं होंगे ना रिसीवेबल के ना प्रोविजन के। क्या ये बात समझ में आ गई? अब दूसरे लेवल पे आओ, उसने कहा जी 31 मार्च 2011 पे आपके पास डिटेल है, टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं आपके पास, 69 लाख के। आउट ऑफ दैट 69 लाख कहता है 2 लाख का रिसीवेबल रिलेट करता है बर्ड के साथ, 4 लाख का रिसीवेबल रिलेट करता है लिजा के साथ, और 63 लाख अदर्स। अब ये अदर्स जो हैं नॉर्मली गुड होते हैं, ये गुड है, इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं। अब वो क्या चाहता है, वो कहता है जनाब आगे, उसने कहा जनाब इज्जत माफ बर्ड एमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स, बर्ड जो है वो पाकिस्तान से चला गया, पैसे उसने देने थे लेकिन अब उससे पैसे लेने की पॉसिबिलिटी नहीं।
पाकिस्तान में होगा तो पैसे देगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब यहां ध्यान कीजिएगा। आपके पास आप ये कह लें कि अब मैं क्या करूं, इट इज प्रूव बैड, इसको बैड डेट में कन्वर्ट करो, इट इज बैड डेटर। अब बैड डेट को क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, बैड डेट के एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा और मुझे अपने रिसीवेबल्स को या डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। इंडिकेशन दे, लीजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस। लीजा के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ इनवॉइसेस का डिस्प्यूट आ, अब इनवॉइसेस का डिस्प्यूट कैसे आ गया, कुछ भी रीजन हो सकती है, हो सकता है वो ये क्लेम करना शुरू हो जाए कि मैंने सामान खरीदा ही नहीं, ये भी हो सकता है कि इसके बीच में कोई इश्यू आ चुका हो, कोई वारंटी का, कोई इस तरह का कोई आपके पास प्रॉब्लम आ चुका हो, तो डिस्प्यूट आपके पास। अब उस डिस्प्यूट की वजह से आपके पास उसने पेमेंट रोक ली। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस कितनी, 100,000 की, टोटल पैसे कितने देने बेटा, 4 लाख, बाकी पैसे तो दे रही है लेकिन ये जो 1 लाख वाली अमाउंट है उसने रोकी दी। कहता है विच हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months. Homer estimates that Lisa will eventually pay half of the disputed amount. So दूसरे अल्फाज में वो कहता है कि इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन ले लो 50,000 की, 1 लाख रुपए इसने देने, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी ले लो बेटा, 50,000। ठीक हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन के एंड पे उसने आपको बताया हुआ है कि यार जनरल अलाउंस कितना लेना, 5%। तो इसका मतलब अब डिवीजन क्या है इस 69 लाख की, मुझे 69 लाख में से 2 लाख तो राइट ऑफ करने पड़ेंगे, पीछे रह जाएंगे 67 लाख। 67 लाख में से 4 लाख को अदा करना पड़ेगा, उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी लगानी पड़ेगी, 50,000 की। और जो 63 लाख बाकी मेरे पास जनरल बन गया, जो गुड डेटर्स हैं उनके ऊपर मुझे 5% की प्रोविजन अप्लाई करनी। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, क्लियर है? इसका पहला साल सॉल्व कर लो, पहला साल इसका सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, फिर थर्ड पे चलते हैं। बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। चलें अब देखिएगा प्लीज इसको, पिक्चर ली हुई है ना इसकी बेटा, पिक्चर ली हुई है ना इसकी, ऑनलाइन पिक्चर ली हुई है बेटा इसकी? यस सर। अच्छा भाई, हाँ भाई बोर्ड पर देखो बेटा। पहली बात, 2 चीजें आपको बनानी है बेटा, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बेटा मैंने प्रोविजन की जगह अलाउंस का नाम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अच्छा भाई यहां देखें प्लीज, इस अकाउंट में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 बैलेंस ब्रॉट डाउन नील। बेटा बाय नील, लास्ट ईयर इसका कोई था ही नहीं बैलेंस, ये पहला साल है जहां से ये स्टार्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ। यस सर। अच्छा अब ये तो है नहीं, अब मुझे 31 मार्च 2011 पर इसका बैलेंस लेना है कैरी डाउन। ठीक है बेटा, आप देखिएगा ये प्रेजेंट करने का तरीका है वर्किंग वन। बेटा क्लियर है? अब वर्किंग वन में बेटा यहां देखो, 2 काम करने हैं, स्पेसिफिक 400,000 का बैलेंस है बेटा, इस पर प्रोविजन कितनी चाहिए जी बेटा, नहीं जस्ट 50,000, क्योंकि 100,000 की डिस्प्यूट है, उस 100,000 के डिस्प्यूट पे 50,000 का अलाउंस, पूरा 4 लाख का 50% नहीं। उसके बाद जनरल, जनरल मेरे पास कितना है 63 लाख, इस 63 लाख का 5% 3,15,000, so total provision which is required is 3,60,000। बेटा क्लियर होगी बात? सो 3,60,000।
अब बेटा यही बैड डेट्स जी बेटा, हाँ बेटा लिया ना बेटा, बात समझो, लिजा ने जो पैसे देने हैं वो 4 लाख, वो आइडेंटिफाई हो चुकी है बीइंग डाउटफुल। अब ये नहीं कि 4 लाख का 50% नहीं, उसने कहा कि इसमें से 1 लाख की अमाउंट डिस्प्यूटेड है, बाकी पैसे दे देगी, इस पे इशू है, नहीं देगी फ्यूचर में, रिसीवेबल में है नहीं बेटा। जो आपके पास, आपकी एक बात याद रखिएगा प्लीज, चलो मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। चलें जी, एक बात याद रखिएगा, जब किसी डेट पर स्पेसिफिक प्रोविजन लग जाए फिर वो डेट एलिजिबल नहीं रहता जनरल प्रोविजन के लिए। तो लिजा का टोटल डेट आपके पास 4 लाख का है, उसके ऊपर हमने 50,000 की स्पेसिफिक प्रोविजन बना ली। नहीं बेटा, उसने कैलकुलेशन के लिए आपको स्पेसिफिक प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए उसने 1 लाख की अमाउंट दी गई। एक्चुअली इट इज अ यूनिक न्यूमेरिकल, इसके बीच में उसने आपको ये बात समझा दी कि 4 लाख के इस बैलेंस पे 50,000 का मिलना पॉसिबल नहीं है। अब 4 लाख का 50,000 अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास, आपकी अगर आप इसको परसेंटेज ले लेंगे तो ये कुछ आपके पास 12.5% बन जाएगा। तो इस पे 5% की प्रोविजन नहीं लेनी, इस पे हमने क्या लेना है बेटा 12.5%। तो उसने कैलकुलेटेड अमाउंट आपको दे दी कि 50,000 की प्रोविजन ले लो। अब जो बाकी 3 लाख है वो जनरल प्रोविजन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। जब भी किसी डेट पे स्पेसिफिक प्रोविजन ले ली जाएगी फिर वो जनरल प्रोविजन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये बात क्लियर है या नहीं? आई रिपीट कि जब किसी डेट पर स्पेसिफिक प्रोविजन लग जाएगी फिर वो जनरल प्रोविजन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, 3,65,000 कुछ नजर आ रहा है या बिल्कुल नहीं नजर आ रहा? लास्ट बेंच वाले, चलो मैं और थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करके लिखता हूं। अब बेटा ये जो यहां पर ये फिगर है, फर्स्ट अप्रैल 2011 ब्रॉट डाउन 3,65,000, बेटा अभी नजर आ रहा है? अब बेटा पहले तो आप ये कह लेना कि ये जो 31 मार्च 2011 इसको तो क्लोज करें। अब बेटा यहां देखिएगा बैड डेट्स, बैड डेट्स का एक्सपेंस अकाउंट, आपके रिसीवेबल से 2 लाख के बैड डेट्स आए और आपके अलाउंस से 3,65,000 की फिगर आई। दोनों फिगर आपके 31 मार्च 2011 पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है 5,65,000 उधर शिफ्ट करते। बेटा पहला साल समझ में आ गया? अब 1 अप्रैल 2011 यही ब्रॉट डाउन, ठीक है बेटा। सेकंड ईयर बेटा, जी जी प्लीज देखिएगा इधर। वो कहता है द सेल्स लेजर लिस्टिंग एज एट 31 मार्च 2012। अब सेकंड ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है बेटा, वो कौन सा है? 31 मार्च 2012। व्हाट इज दैट? कहता है मैगी 2,40,000, मार्च 400,000,
लीजा 60,000, अदर 66 लाख। इसका मतलब जो 73 लाख है उसका ब्रेकअप दे दिया। अब ब्रेकअप किसी पर्पस के लिए दे रहा, वही बैड, डाउटफुल एंड गुड। उसने कहा मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। मैगी जो है वो आपके पास बैंकरप्ट डिक्लेयर होगी एंड हर डेट्स इज टू बी रिटर्न ऑफ। व्हाई टू बी रिटर्न ऑफ? बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन 73 लाख। इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ। इसको बैड डेट्स में कन्वर्ट करो, रिसीवेबल में से माइनस करो, इसका तो चक्कर ही खत्म। ठीक है बेटा। आगे कहता है मार्ज इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज, हुमर्स कंसीडर्स अ 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट। इसका मतलब अब बेटा इस पे नहीं है, अब कोई इनवॉइसेस डिस्प्यूटेड नहीं है। अब उसने डायरेक्ट आपसे बात कर ली कि इसका 50% जो है वो क्या है, डाउटफुल है, स्पेसिफिक प्रोविजन ले लो। तो बेटा 4 लाख पे स्पेसिफिक प्रोविजन कितने की आ गई? 2 लाख की। बेटा क्लियर है? थर्ड कहता है लिजा का 60,000 का बैलेंस है, कहता है हुमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू द लिजा, द बैलेंस which is in respect of last year's disputed invoices has to be written off, has to be written off, is to be written off। कहता खत्म करो उसको। अब उसने इससे अपना ट्रेडिंग रिलेशन खत्म कर लिया। जब डिस्प्यूट बढ़ जाता है और बातचीत आपके पास आप ये कहेंगे किसी जगह पे कंक्लूड नहीं होती, तो हमने कहा यार छोड़ो यार, इस पार्टी के साथ काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। कितने पैसे देने? 60,000। नहीं देगी पैसे वो। यही तो बेसिक आपके पास आपका इश्यू है। अच्छा कहते हैं 60,000 को राइट ऑफ करो। अब जब इस 60,000 को राइट ऑफ करोगे तो याद रखना इससे रिलेटेड लास्ट ईयर में तुमने 50,000 की प्रोविजन बनाई हुई। अब तुम्हें क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना है। इसका मतलब कि आप रिसीवेबल्स को 60,000 से क्रेडिट करेंगे, लेकिन साथ ही आपको प्रोविजन को 50,000 से डेबिट भी करना पड़ेगा। अब 10,000 का डिफरेंस डेबिट पे आ जाएगा, तो वो जो डिफरेंस 10,000 होगा दैट शुड बी रिपोर्टेड टू बैड डेट एक्सपेंस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। पहले बताओ कि वो जो ऊपर मैगी वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्लियर है, उसको तो राइट ऑफ करना। दूसरी बात मुझे बता दें कि स्पेसिफिक प्रोविजन जो मार्च पे लेनी है, क्या वो क्लियर है? वो भी क्लियर है। अब 60,000 का बैलेंस लिजा का भी तो था, इससे ये पैसे लेने थे, नहीं दे रही। अब क्या करूं? हमने कहा इसको आगे सामान सप्लाई नहीं करना और ये पैसे नहीं दे रही, तो उसको राइट ऑफ कर दो, बस खत्म। आज के बाद हमने इसके साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं रखा। अब क्योंकि 60,000 वो है जिसमें मुझे इशू आ रहा है। देखो मैंने मैगी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाई थी, लेकिन लिजा के लिए लास्ट ईयर में स्पेसिफिक प्रोविजन 50,000 की बनाई है, जो वर्किंग मन में आपको नजर आ रही। अब बेटा क्या हुआ? अब मैंने इसको राइट ऑफ कर लिया। प्रोविजन बनाई थी 50,000 की, जबकि एक्चुअल बैड डेट्स कितने के हो गए? 60,000 के। 10,000 से कम किया मैंने बेटा। तो जितना कम अमाउंट है उसको उठा के किधर ले जाओ? बैड डेट के एक्सपेंस। बेटा क्लियर है या नहीं? नहीं समझ आ रही? तो ऐसे उदास क्यों बैठे हुए? क्लियर है? चलो चलो बेटा, इसको सॉल्व करूं सेकंड ईयर को। चलो बेटा, जी बेटा बोर्ड नजर आ रहा है आपको? ये लोग ऑनलाइन है बेटा? बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब इस पे आ जाओ। अच्छा कल कायनात की मुझे मैसेज आया था और ऑनलाइन पेपर्स, रिमाइंड में आके आपसे डिस्कस कर लो। बेटा आपने किया था ना कायनात मैसेज? यस सर मैंने किया था। अच्छा अभी आपके पास आपकी ऑनलाइन की प्रपोजिशन अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन की प्रपोजिशन के लिए आपके लिए लाजिम होगा कि उन्होंने आपको एक डेमो वीडियो दी हुई है। वो डेमो वीडियो आईकैप की साइट से जरूर देखकर फिर ऑनलाइन को क्लिक करना, कि ऑनलाइन के बीच में अगर आपने प्रिपरेशन करनी है और पेपर को अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है। तो फिर उन्हीं पैरामीटर्स पे जो उस वीडियो के बीच में अवेलेबल है उसको ध्यान में रख के आज से प्रिपरेशन शुरू करो।
वहां पे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम्हें चीज आती है, उसको तुमने प्रेजेंट करना है। दूसरी बात है कि वहां पे एक्सेल के बीच में जब तुम इन चीजों को लेके चलोगे तो एक्सेल ये वाला नहीं होगा जो हमारे पास यहाँ पे ओपन है, उसमें बड़े लिमिटेड फंक्शन होते हैं, उन लिमिटेड फंक्शन से ही तुम्हें काम करना होगा। बट मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपके पास आप ये कह लें कि मैं उसकी अवेलेबिलिटी करवाता हूं ताकि आपकी लैब्स में या जो वर्जन उसका वो है जो आईकैप आपके पास यूज करता है उसके ऊपर प्रैक्टिस परफॉर्म करो। बट मेरी बात को फॉलो करें। इसी तरीके से वो लोग जिन्होंने मैनुअल पेपर देना उनके लिए मैं वो शीट्स अवेलेबल करवाता हूं जो आईकैप के बीच में मौजूद हैं, जिनके ऊपर आपने पेपर प्रेजेंट करना है, ताकि आपको आपकी प्रेजेंटेशन आपके काबू में आ सके। वरना होता ही है कि हम अपनी इन कॉपीज में यहाँ पे लिखते हुए जाते हैं, वहां पे आपके पास आपके बॉर्डर्स बड़े लिमिटेड होते हैं, उसने मना किया होता है इससे बाहर नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना। तो मेरे पास जगह बड़ी लिमिटेड बचती है जिसके बीच में मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को लेके चलना। सो हियर आफ्टर हमें इस चीज को भी फोकस करना पड़ेगा कि पेपर में हमने इस काम को करना कैसे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। कायनात बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फर्स्ट सबसे पहले जाओ उनकी वो जो डेमो वीडियो है उसको डाउनलोड करो, उनकी इंस्ट्रक्शंस को देखो उसमें क्या है, फिर उसमें आपको सारी चीजें बताएगा, उसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद अब अगर आपके पास फिजिकल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और आपने इसी पे जाना है तो फिर जरूर उसको क्लिक करो, लेकिन एक दफा देख लो, क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, लॉ के लिए भी आपके पास उसने आपको नोट पैड दिया होगा, वर्ड नहीं दिया होगा। वर्ड के ऊपर लिखना डिफरेंट है, नोट पैड के ऊपर लिखना डिफरेंट है। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, वो ऑटो करेक्शन आपको नहीं देगा कि स्पेलिंग खराब हो गया। यहाँ पे आपको फंक्शंस नहीं देगा जो एक्सेल में, एक्सेल के इतने शानदार फंक्शन है, अगर आपको इस्तेमाल करने आते हो तो आपके पास आप ये कहें कि आप अपना क्यूएमएस तो वैसे ही सॉल्व कर लेते। आपने इसके फाइनेंशियल फंक्शंस को, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को आपने देखा नहीं, आप उनको यूज करना जानते नहीं है। अगर आपको वो फंक्शन यूज करना आते हो तो आप तो सारे का सारा अपने पास अपना क्यूएमएस वैसे ही उसके ऊपर ही सॉल्व करके ले गए। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, तो वो बड़ा लिमिटेड से आपके पास आपको ये ऑप्शन देगा जिसके बीच में आप काम करेंगे। अब उसको ये तो नहीं पता कि हमें आते ही नहीं वो फंक्शन, वो इस assumption के साथ आता है कि आपके पास ये चीजें आपकी, ये IRR, ये बाकी चीजें और इस तरह की चीजें, गोल सीक के आपके पास फंक्शन है, IRR की आपके पास स्ट्रीमिंग है, लगाओ आपके पास आपके आंसर्स आ जाएंगे। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें, तो वो लिमिटेड है, वो आपके पास आपकी सारा जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ा लिमिटेड सा सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर जो आपकी अटेम्प्ट है वो बड़ी, आप ये कहें कि आपसे मेहनत मांगेगी, तो उसको आज से आपने प्रिपेयर करना है। यू गॉट इट? चलो अब बेटा यहाँ देखो, सेकंड ईयर बेटा बोर्ड नजर आ रहा है? अब देखिएगा इसको प्लीज। वर्किंग टू, अब वर्किंग टू में मुझे क्या करना है? पहली बात उसने बताई, मैं इसकी एंट्रीज लिख देता हूं यार ताकि आप जरा इसको अलाइन कर। भाई पहली एंट्री तो मुझे बनानी है वो मैगी वाले डेट से रिलेटेड। मुझे क्या करना है? बैड डेट्स को डेबिट करना है, इसके एक्सपेंस को डेबिट करो और अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट करो। बेटा जो लास्ट लाइंस पे बैठे हुए हैं, अभी आपको मेरी राइटिंग नजर आ रही है? सो 2,40,000 ये हो गया। सेकंड एक और बैड डेट्स वाली एंट्री है जो लीजा से रिलेटेड है, उसमें आपके रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे 60,000 जो कि पूरे बैड डेट्स वाली फिगर। आपको यहां पे अलाउंस को डेबिट करना पड़ेगा 50,000 से, जितना लिया था अलाउंस, ये वही अलाउंस है जो यहां पे 50,000। यू गॉट इट? अब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो जो डिफरेंस है बेटा वो कहां लेके चला जाऊंगा? बैड डेट्स के एक्सपेंस। तो यार इसको पहले लाए, 10,000 की फिगर यहां। अब यहां देखो, बैड डेट के अकाउंट में देखो, रिसीवेबल्स 2,40,000 की और रिसीवेबल से ही 10,000। ये वो है जो आपने बैड डेट के अकाउंट में लिखे। बेटा ठीक है। अब दूसरी एंट्री को देखो, इसका मतलब कि मुझे यहां आना है और यहां पे रिसीवेबल से इसकी पोस्टिंग करनी है 50,000।
अब अगर मैं रिसीवेबल का अकाउंट बनाता तो रिसीवेबल की क्रेडिट पे जाता 60,000 रुपए पूरे लिखने थे, लेकिन कैसे लिखता कि जी बैड डेट 10,000 के और 50,000 का अलाउंस। बेटा क्लियर है? बेटा ये बात क्लियर हो गई? अब आगे आ जाओ। अब इसी में मुझे क्लोजिंग प्रोविजन भी बनानी है, तो उसने मुझे बता दिया कि यार स्पेसिफिक कितनी बनानी है, 4 लाख पर 50%, जो बन गई 2 लाख। और जर्नल कितनी बनानी है? हाँ भाई जर्नल के लिए क्या था, 5% ऑफ। श्योर? हाँ 66 लाख। सो 66 लाख पे मुझे 5% लगाना है, दैट इज 3,30,000। सो क्लोजिंग प्रोविजन 5,30,000। बेटे को मसला? अब यहां आ जाओ, इसका मतलब 31 मार्च 2012 कैरिड ऑन बैलेंस वर्किंग टू 5,30,000। ठीक है बेटा, टोटल करो, 5,80,000, ये माइनस करो 2,50,000 जो बैड डेट्स में रिपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। अब बैड डेट्स में यहां पे आपके पास अलाउंस से 2,15,000 टोटल करो बेटा। 4,65,000। So 31st March 12 profit and loss account 4,65,000। समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? जल्दी करो, लिखना लिख लो, पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लो। हो गया बेटा? हाँ भाई हो गया बेटा। आगे कंटिन्यू करूं? चलो बेटा, इसका पुत्र समझ आ गया? नहीं आया? ठीक है भाई चुप कर। चलो चलो इधर बेटा सारे लोग अब मेरी तरफ ध्यान करें। नाउ फाइनली लास्ट ईयर, ठीक है, व्हाट he said one thing in last year। मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूं बेटा। जी बेटा नजर आ गया? कहता है इन द ईयर टू 31st March 2013 total receivables per the sales ledger listing 7.5 million 75 lakh। कहता है there are no debts requiring specific allowance। कहता है किसी डेट के लिए कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं बनाना। बेटा बात को फॉलो करें। कहता है रुपीज 50,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। मैगी से आपने 50,000 रिसीव कर ली, ये क्या है? ये बैड डेट्स रिकवर्ड है।
लास्ट ईयर में मैगी को अपने बैड डेट में कन्वर्ट किया था, वो रिकवर हो गया। ठीक है, अब बेटा यहां होल्ड कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। इसका जिस तरह से उसने सोल्यूशन किया वैसे हमने नहीं करना। ठीक है, एग्जामिनर के लिए ये बात लाजिम होगी, माइक म्यूट करो यार, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो। एग्जामिनर के लिए बात लाजिम होगी कि अगर लास्ट ईयर की कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो उसकी आपने करंट ईयर में ट्रीटमेंट क्या करना है आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर। अब उसको यहां पे एक और लफ्ज लिखना चाहिए था कि वो जो मार्ज है ना उससे रिलेटेड आपने स्पेसिफिक प्रोविजन तो बनाई थी लेकिन मार्ज ने सारे पैसे दे दिए, या फिर ये ना लिखता कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं चाहिए, ये लिखा तो उसको नीचे ये लिखना चाहिए था कि मार्च से आपने पैसे रिसीव कर लिए, सो उससे रिलेटेड अब स्पेसिफिक प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो मेरी बात को फॉलो करें, या अगर क्वेश्चन ऐसे ही थ्रो कर देता है तो फिर मुझे नीचे एक अजम्पशन देनी पड़ेगी, एक नोट देना पड़ेगा कि सर वो मार्च से हमने पैसे ले लिए। फिर मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। या अगर उसने ये बीच में सेकंड पॉइंट ना दिया होता और खाली ये बात कहता कि जी आपके टोटल रिसीवेबल्स पर द सेल लेजर लिस्टिंग 7.5 मिलियन है और नीचे बता देता कि ना 50,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी, तो आपके पास ये सेंटर वाली चीज ना देता तो तब भी हम इसको हल करते। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को वैसे नहीं करना जैसे उसने किया। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें बेटा, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि इसके सॉल्यूशन के मुताबिक सॉल्यूशन बना देना ये मेरे लिए बड़ा आसानी वाला मामला होता है, क्योंकि स्टूडेंट को ना आप ये कह लें कि फिर उसको ऊपर कायल करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट सॉल्यूशन देखता है उसको वहां पर भी वही नजर आता है, वो कहता है जी सर ठीक करवा। नहीं वो ठीक नहीं है, अगर हम उसको उसके मुताबिक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। अब इस तरह से करते हैं कि दोनों चीजों को लेके चलते हैं। पहले ये अज्यूम करते हैं कि ये सेकंड पॉइंट नहीं है। ये उसका एक तरीका है कि वो आपको पेपर में स्पेसिफिक प्रोविजन को आगे कैरी करने का बताएगा। बेटा ये बात लाजिम है कि स्पेसिफिक प्रोविजन की कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसको देनी चाहिए। अब अगर उसने नहीं दी ट्रीटमेंट तो इसके बीच में कोई गड़बड़ है। पहली बात, दिल तो नहीं घबरा रहा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या ये बात क्लियर है जो लोग ऑनलाइन है बेटा? यस सर। देखो देखो, उसके सॉल्यूशन को क्वालिफाई करना बहुत आसान। वो कैसे भाई? स्पेसिफिक प्रोविजन तो है नहीं, 5% का जनरल अलाउंस है, 75 लाख के ऊपर 5% लगाओ, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को मैच करके देख लो, कम है ज्यादा, बस गुजारा हो। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? तो पहले वो वाला सॉल्यूशन करा दूं जो उसने किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत सिंपल, यानी आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। 75 लाख का 5% ले लो, देखो क्या आंसर आता है। 3,75,000। अच्छा अब आप देखें ना, आपकी ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? 5,30,000। क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है बेटा? 3,75,000। अब अगर आप देखेंगे तो ये इसकी डेबिट पे बैड डेट्स आ जाए और बैड डेट्स की क्रेडिट पे फिगर चले जाएगी, साथ रिकवर्ड भी आ गया, तो इस बार बैड डेट का एक्सपेंस नहीं है बल्कि बैड डेट की इनकम। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? नहीं समझ में आ रही? कहते हो तो बोर्ड पे लिख देता हूं, इसको मैं इसको इसलिए करना चाहता हूं कि आप एक दफा ना उसको उसके साथ तो मैच करने जो उसने किया हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ध्यान देखो बेटा, ये बेटा बोर्ड नजर आ रहा है आपको? अब अगर तो मैं इसको वो सिंपल से काम में लेके चलूं
तो बात ये होगी कि भाई 1 अप्रैल 2012 पे ब्रॉट डाउन 5,30,000। अब कैलकुलेशन बहुत आसान, 31 मार्च 2013 कैरी डाउन बेटा 3,75,000। अब बेटा वो साइड बड़ी है, ये छोटी है। बेटा बात फॉलो कर रहे हैं। सो 1,55,000 मुझे कहां लिखने हैं? बैड डेट्स। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पर है। तो जब मैं यहां पर बैड डेट का अकाउंट बनाऊंगा तो अलाउंस से यहां पे 1,55,000 ले आऊंगा बेटा। फिर मेरे पास बैड डेट्स रिकवर्ड भी हुए 50,000 के, तो रिसीवेबल्स के नाम से यहां पे 50,000 ले आऊंगा और 2,05,000 मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पे आता। ये वो सॉल्यूशन है जो उसने किया, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट वर्थवाइल कि जिसको हम अपने कॉन्सेप्ट के बीच में यूज कर सके। आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? इसको समझाना बहुत आसान है बेटा, चाहे गलती क्यों ना हो। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब दूसरी तरफ आओ बेटा, जो लोग ऑनलाइन, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब बेटा इसकी पिक्चर नहीं लेनी, इसको रब करो। ये जो ये सारा काम है ये ठीक नहीं, इसको हमने नहीं किया। ठीक है बेटा, अब यहां पहला जो इसके बीच में मैं इसको जो मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये है कि उसने ये नहीं लिखा हुआ सेंटर में, सेकंड पॉइंट पे ये नहीं लिखा हुआ कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो भाई बात ये है कि उसके लिए लाजिम था कि मुझे बताया कि मार्च की प्रोविजन का क्या करना है। इसका मतलब मार्च का बैलेंस अभी भी चल रहा है 4 लाख का और उस पर अभी भी स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब अगर उसके ऊपर मुझे स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि 75 लाख को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 75 लाख में से 4 लाख पर 50% स्पेसिफिक प्रोविजन लूं, 2 लाख बेटा, और जो बाकी 71 लाख बच रहा है इस पर 5% की प्रोविजन लूं जो जनरल प्रोविजन। बेटा मेरे साथ रहिएगा। ले चुके, बिल्कुल ली थी पिछले साल में, लेकिन वो ओपनिंग थी। अभी तक मसला खत्म नहीं हुआ, अभी साल के एंड पर भी यही सिचुएशन है। तो मेरे पास क्लोजिंग भी इसका यही मामला आना चाहिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। कोई मसले वाली बात नहीं है कि ओपनिंग ली थी तो क्लोजिंग नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अभी तक वही सेम इशू है इसके साथ, वही हमारी एस्टिमेशन है। ये भी हो सकता है कि आपके पास क्लोजिंग में कह देता कि जी अब उसकी प्रोविजन 70% ले लो, तो कोई मसला नहीं। ओपनिंग मैंने 50% पे ली हुई थी, अब 70% पे ले जाऊंगा। खामोश है तो इसका मतलब 50% ही प्रोविजन चाह रहा है। बेटा क्लियर है? क्यों बेटा? ना 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 ना, 4 लाख नहीं होगी, अभी समझाता हूं। इधर 5% ले लो, क्या बनता है? 71 लाख का 5% 350। 355,000। बेटा यहां देखना, मैंने प्रोविजन को बढ़ाया नहीं है, मैंने तो कैरी डाउन बैलेंस लिया बेटा। मैंने किधर से 2 लाख की प्रोविजन और लिया? मैंने कहा यहां पर भी 2 लाख है, इधर भी वही 2 लाख लिखो। बात समझ में आ रही है? मैंने कोई प्रोविजन को 4 लाख नहीं किया, मैंने तो बैलेंस लिया। हाँ, इस बैलेंस को लेने की वजह से बैड डेट्स के बीच में मुझे 25,000 रुपए लिखने पड़े।
बेटा क्लियर है? ओ यार सिंपल, क्या हो गया तुम लोगों को? ओपनिंग प्रीमियम 5,30,000 की, क्लोजिंग 5,55,000 की, डिफरेंस 25,000 का उधर आ रहा है, जाके लिखो बैड डेट्स की डेबिट, जैसे ऊपर किया था, जैसे उससे ऊपर किया था। ठीक है? ओ भाई ठीक है या नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है, मुझे बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर समझाता हूं। कौन सा बेटा? ठीक है बेटा, इधर सुनो, मेरी बात सुनो भाई। बेटा अपना लिखना सीखना सब छोड़ दो, पूरी अटेंशन से मेरी बात को सुनो। देखो, इस प्रोविजन के टॉपिक को गोला मारो, प्रैक्टिकली समझो। ये जो मिस्टर एम है, इस मार्च ने आपके पैसे देने थे 4 लाख। लास्ट ईयर के एंड पे मुझे पता चला यार मार्च का इशू है, उसकी कैश फ्लो कोई बेहतर नहीं है, ये जो 4 लाख रुपए देने हैं ये सारे नहीं मिलेंगे। 2 लाख रुपए की प्रोविजन जो है इसके लिए बना। अगले साल में मार्च ने पैसे नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। बेटा ये याद रखना कि जब आपके पास कोई किसी डेटर पे स्पेसिफिक प्रोविजन बना ली जाती है तो फिर वो स्पॉटलाइट में आ जाता है, फिर हम उसको इंडिविजुअली एग्जामिन कर रहे होते हैं। इस पूरे साल में मार्च ने कोई पेमेंट नहीं की, स्टिल इश्यू चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होगा कि ईयर एंड के ऊपर जाकर डिसाइड करो, ईयर एंड के ऊपर जाकर डिसाइड करो यार नहीं दिए 4 लाख। पिछले साल के एंड पर भी ये बैलेंस उस तरह से पेंडिंग था, इस पूरे साल में उसने हमसे सामान भी नहीं खरीदा, और जो पुराना बैलेंस 4 लाख का था वो दिया भी नहीं। तो डिसाइड करो, इनको राइट ऑफ करना है, इसको एक्चुअल बैड डेट्स में कन्वर्ट करना है, कि इसको फॉलो करना ही छोड़ दो यार। आपने कहा नहीं अभी नहीं, अभी कुछ और वेट कर। आपने कहा जी प्रोविजन कितनी बनानी है इसके लिए, प्रोविजन कम करें ज्यादा करें? आपने कहा आप हालात कुछ उसके बेहतर हो रहे हैं लेकिन अभी भी उतने बेहतर नहीं हुए, और ये 50% प्रोविजन रहे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो क्या ख्याल है, मैं इसकी 50% प्रोविजन को मैंने और नहीं बनाई, मैंने वही रहने दी। बेटा मेरी बात समझ में आ रही जी? है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 40,000, इस महीने के शुरू में 40,000 पड़े हुए, ठीक है बेटा? इस पूरे महीने में आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, आपका क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना होगा? तो मैंने ओपनिंग में ले लिया ना 40,000, क्लोजिंग क्यों लूं? बताओ ना मुझे, ओपनिंग में ले लिया ना 40,000, हमने और जमा करवाए हैं बैंक में पैसे 40,000। इफ्रा पुत्र बताओ, पहले का पड़ा हुआ है तो घबराते क्यों, बोलो। यार मुझे मुझे सिर्फ ये बात बताओ, मेरी बात तो सुन लो ना यार। आपका 40,000 का बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ था इस महीने के शुरू में, इस महीने में ना कोई पैसे बैंक में जमा करवाए ना कोई निकलवाए, क्या क्लोजिंग बैलेंस 40 का है या नहीं? तो यही बात इधर ही है। मार्च में भी ये था कि जी 2 लाख का बैलेंस हमने प्रोविजन में रखा हुआ था, ना कोई आपके पास आप ये कहें कि कोई ट्रांजैक्शन उससे कोई कैश कलेक्शन हुई, ना बैड डेट्स में कन्वर्ट किए, ना हमने उससे ज्यादा कोई प्रीमियम को बढ़ाने की कोशिश, हमने कहा बस यही चाहिए। तो वही सेम बैलेंस हमने क्लोजिंग में भी लिख दिया। हाँ 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 वहां इधर सुनो, और भाई मैं इसको 2 लाख रुपए इसीलिए लिख रहा हूं कैरी डाउन बैलेंस में कि इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ना चला जाए। आप यूं समझें, इसको जरा एक डिफरेंट अंदाज में लेके चलो। आप यूं समझे कि आपके पास सिर्फ एक ही कस्टमर है जो क्रेडिट कस्टमर है जिसका नाम मार्ज है,
4 लाख रुपए देने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चला गया, 2 लाख रुपए का मिलना मुश्किल हो गया। आपने पहले साल के एंड पर 2 लाख की प्रोविजन बना ली और आपने उसको 2 लाख को अपने एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया, बट अभी एक्चुअल बैड डेट तो नहीं हुआ ना, तो इसका बैलेंस हमारे पास ब्रॉट डाउन तो आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि इस साल के बीच में उसकी क्रेडिट रिस्क में कोई इजाफा कमी नहीं हुई, मुझे क्लोजिंग भी यही चाहिए बैलेंस। आप देखिए, आप जैसे ही क्लोजिंग ही बैलेंस लिखेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसके बीच में कोई ना कोई इनकम आएगी ना कोई एक्सपेंस आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लाख की वही प्रोविजन उठा के क्लोजिंग में लिखी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बराबर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके पास आपकी कोई और ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ ना प्रॉफिट एंड लॉस से लेस हुआ। हाँ, वो जिसमें क्या नाम है बेटा तेरा, रिजवान ने भी क्वेश्चन किया, उसने कहा सर अगर प्रॉब्लम और बढ़ जाए, अभी बैड डेट तो नहीं हुआ लेकिन अब हमें 2 लाख की जगह 3 लाख की प्रोविजन चाहिए, तो ओपनिंग तो 2 लाख आएगी और क्लोजिंग प्रोविजन कितनी कर दूंगा, 3 लाख। मैं कहूंगा 2 लाख का एक्सपेंस पिछले साल में लिखा हुआ है, 1 लाख का और ले लो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आपको इसकी लॉजिक समझ में आई कि क्यों मैंने लिखा कि क्लोजिंग बैलेंस में भी 2 लाख लिख दो? तो भाई समझ लगी है बात? नहीं क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई, मैं फिर समझाता हूं। इधर बेटा इसमें इसमें शर्माने की या झिझकने की कोई जरूरत नहीं समझ में आई, मैं फिर समझाऊंगा। मैंने जरा इसको, अगर आप इजाजत दें तो बोर्ड को रब करूं। यहां देखो, बोर्ड पे देखो, मैं आपके पास बेटा इधर देखो, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते ना यार। गुड डेटर्स के ऊपर 5% की प्रोविजन लेना लाजिम, ऐसा है बेटा? तो जरा स्पेसिफिक प्रोविजन को अलग कर देते, लाजमी है कि हमने इनको इकट्ठा बनाना है और जर्नल को अलग। इस 5,30,000 में जो आपने लास्ट कैलकुलेशन की, इसमें 2 लाख स्पेसिफिक का था और इसमें 3,30,000 जनरल का। क्या ख्याल है, ये अब ठीक है? सेपरेट कर देने से ठीक है? कहते यार इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज एग्जैक्टली ये वैसे ही। इसका मतलब जो इसका ब्रॉट डाउन वही इसका बैड डेट्स पे कोई फर्क एक ये लूंगा, अगर मैं कैरी डाउन ये नहीं लेता, इसका मतलब क्लोजिंग प्रोविजन में इसको शामिल नहीं करूंगा, और अगर मैं इसको क्लोजिंग प्रोविजन में शामिल नहीं करूंगा, ये बैलेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहां पर आपके पास बैड डेट्स में आ जाएगा जो गलती उसने की। और 155 चला गया उधर। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, इसीलिए तो गलत है, इसलिए तो छोड़ा इसको। अब जर्नल को देखो, जर्नल में 3,30,000 का बैलेंस था, क्यों? 66 लाख के ऊपर, 66 लाख के ऊपर तुमने 5% अप्लाई किया बेटा। अब जर्नल वाले 71 लाख, 71 लाख पे 5% अप्लाई करो ना जरा, कितना बनता है? 355। सो कैरी डाउन 355। अब एक बात समझो, गुड डेटर्स पर अलाउंस लेना लाजिम है। तो मुझे एक बात बताओ, 25,000 रुपए का एक्सपेंस क्यों ना आए? 25,000 का एक्सपेंस क्यों ना आए? इसका आना लाजिम होगा बेटा, मेरी बात को फॉलो करें। क्योंकि डेटर्स बढ़ गए, 66 लाख से डेटर 71 लाख पे चले गए, तो 5 लाख से डेटर्स बढ़े, तो 5 लाख का 5% क्या बनता है बेटा? 25,000। वो 25,000 मुझे कहां लिखना पड़ेगा? तो चीजें लाइन। अब बेटा दोनों को कंबाइन करो, 2 लाख प्लस 3,30,000 530।
2 लाख प्लस 3,55,000 55 लाख, डिफरेंस 25,000। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब आप वाली बात इधर सुनो, कहता नहीं इस मार्च पर ओपनिंग प्रोविजन तो 2 लाख की लेनी थी, लेकिन क्लोजिंग 2 लाख की नहीं लेनी। कितने की लेनी? 3 लाख ले लो, 3 लाख की। इसका मतलब जो इससे रिलेटेड 1 लाख है वो किसमें चला जाएगा? बैड डेट्स। इसका मतलब तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे 555 नहीं 655 नहीं। जब 655 लिखोगे तो इसके डिफरेंस से ऑटोमेटिकली 1,25,000 कहां चला जाएगा? बैड डेट्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर वो खामोश है तो हम यही समझेंगे कि यार ओपनिंग जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वही क्लोजिंग। या मुझे बताए ना, इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इफ इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है ना पैसे दे चुके हो, सारी की सारी पेमेंट उसने कर दी ना, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं चाहिए, जीरो कर दो, करो जीरो। नहीं चाहिए ना क्लोजिंग बैलेंस, खत्म करना है ना। तो बैड डेट सब इधर नहीं आएगा, किधर आएगा बेटा? और 2 लाख रुपए मुझे कहां शिफ्ट करने पड़ेंगे? बैड डेट की क्रेडिट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा समझ लग रही है बात? सर वीडियो पॉज हो गई है। मैं ठीक कर देता। बेटा ठीक हुआ वीडियो? यस अब सर। चलिए, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। सो और ये ध्यान में रखना बेटा, ये वो पॉइंट होगा जहां पे एग्जामिनर ने तुम्हें पकड़ना है। अटेंडेंस शीट्स बेटा सबकी अटेंडेंस हो चुकी है, किसी की रहती तो नहीं? लाओ फरहान। ऑनलाइन कितने लोग बैठे हुए हैं बेटा? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16। चले चल इधर फरहान, शीट इनको देके इधर बैठ जा आराम से, उधर साथ पे बैठ जाए, खुद करेंगे सारे। चलें जी, चलो बेटा इधर ध्यान करो सारे। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास आपका ये लेदर मैंने किया, इसको करने की जरूरत ही नहीं। जब हमें पता है कि जनरल स्पेसिफिक दोनों को ऐड करके लिखना है, बस एक बात ध्यान में रखो, अगर उसकी स्पेसिफिक प्रोविजन उसने ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो यही समझो कि आपके पास वो अभी अलाइव है, उसको खुद इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। खुद कह देता ना हमने मार्च से पैसे ले लिए, तो ठीक है कोई मसला नहीं, हम इसको रिवर्स कर देते, एंट्री हो जाती ना। प्रीवियन डेबिट विद 2 लाख, अब क्रेडिट बैड डेट तो हुए नहीं, तो क्रेडिट किसको करूंगा? बैड डेट के एक्सपेंस, रिसीवेबल कर नहीं सकता। बेटा ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों है। पहली एजम्पशन ये थी कि स्पेसिफिक प्रोविजन मार्च से रिलेटेड चाहिए क्लोज, तो अगर चाहिए तो फिर ऐसे करूंगा, और ये 25,000 पे बैड डेट्स। बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? अब बेटा यहां देखो, इसका मतलब अब जो बैड डेट का अकाउंट बनेगा उसमें बैड डेट के अकाउंट में
यहां बेटा अलाउंस से 25,000 और बेटा यहां पर देखना रिसीवेबल से 50,000। ये आपने मैगी से रिकवर किया था, बैड डेट्स रिकवर। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो इधर क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। हाँ, ये अब बैड डेट का एक्सपेंस नहीं, बैड डेट की इनकम। बेटा ठीक हो गया। अब दूसरे केस पे चले जाओ। अगर वो ये लिखता कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एंड द डेट्स ऑफ मार्च हैज बीन फुली रिकवर्ड, इसका मतलब अब स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं चाहिए। बट मेरी बात समझ में आ रही है? फिर क्या करता? पहली बात, प्रोविजन के अकाउंट में आके इधर लिखता 2 लाख, इधर 2 लाख लिखता बेटा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन अब खत्म करनी है ना, स्पेसिफिक प्रोविजन जब ली थी तो वो, और अब इसको मुझे राइट ऑफ करना है, यहां पे शामिल है, अब क्लोजिंग में नहीं लिखना, यानी खत्म कर। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो इधर मैं यहाँ पे 2 लाख लिख देता। अब जो आपके पास 75 लाख है उनसे रिलेटेड 3,75,000 की क्लोजिंग प्रोविजन, क्योंकि अब 75 लाख जो है वो बिल्कुल क्लीन है, किसी के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं चाहिए, तो सबके ऊपर मुझे क्या लगाना है? जनरल, क्योंकि पैसे मिल गए तो रिसीवेबल नहीं रहा ना। दूसरा केस, सेकंड केस जिसमें मार्च ने हमें पूरे पैसे दे दिए। बेटा मेरी तरफ ध्यान करो, सबसे पहले आप अपने आप को इस चीज के लिए अलाइन करें कि आपको यह समझना है, ये जो सारी बातें कर रहा हूं ये आपके लिए कर रहा हूं। पहली जो पहला पॉइंट है वो अपने आप को अलाइन करो, तुमने इसको समझना है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इसको उस क्वेश्चन की तरह करा देता, उस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर हो जाता तो मेरे लिए कितना आसान था। अब तुम सब लोगों को पिछले आधे घंटे से इस चीज के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन गलत है, उसका सॉल्यूशन हुआ गलत है। सबसे पहले अपने माइंड को इस एक्सेप्टेंस में लेके जाओ कि वो गलत है, और इस चीज को समझो कि ये क्यों इस तरीके से यहां पे बक कर रहा है, कोई वजह होगी तो कर रहा है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। सबसे पहले इस चीज को अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके जाओ, कोई रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा हूं, रीजन है आपके पेपर्स, उसने पेपर में तुम्हें नहीं छोड़ना। बेटे मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक तसल्ली है? अब सेकंड केस है, सेकंड केस में यह है कि अगर मार्च से पैसे रिकवर हो जाते, इसका मतलब अब मार्च मेरा रिसीवेबल नहीं रहा ना, पैसे ले लिए, अब जो 75 लाख के रिसीवेबल मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में है ये अदर देन मार्च है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। अब जब वो रिसीवेबल नहीं रहा तो फिर उसकी प्रोविजन भी नहीं चाहिए, आपको एक एंट्री परफॉर्म करनी पड़ेगी, प्रोविजन डेबिट 2 लाख से, बैड डेट्स तो हुए नहीं, तो बैड डेट के एक्सपेंस को क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हो सकता, बैड डेट का एक्सपेंस क्रेडिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां पे अलाउंस से अपने बैड डेट के अकाउंट में 2 लाख लाने, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा बेटा? सॉरी बेटा, यहां पे मुझे बैड डेट से 2 लाख लाने। अब क्लोजिंग प्रोविजन 3,75,000, ये क्या बना बेटा? 5,75,000। इसमें से ये माइनस करो, यहां पे क्या फिगर आएगी? तो अलाउंस से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखो? तो वही आंसर है जो उसने दिया हुआ, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, करना है ऐसे करेंगे तब बात बनेगी। आपको मेरी बात समझ में आई? फिक्र ना करो, भी ज्यादा समझ में आ जाएगी।
यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी से पिक्चर लो, जल्दी से पिक्चर लो। पास्ट पेपर न्यूमेरिकल है बेटा, पास्ट पेपर न्यूमेरिकल। पास्ट पेपर न्यूमेरिकल, ये बेटा जो लोग ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे, बेटा जो लोग ऑनलाइन है आपको आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है? यस सर। ठीक हो Yes, गया। sir. Now, वो कहता है कि RE maintains specific provision for doubtful debts on the basis of individual assessment of its major customers. A general provision is also maintained at 5% of the remaining month end balances. Following information pertain to trade debtors and provisions for doubtful debts for the month of August 2016. सारे चैप्टर में अलाउंस अलाउंस रिसीवेबल रिसीवेबल बोलता रहा, पेपर में जाके क्या बोलता? प्रोविजन एंड डेटर्स। कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। अब क्या चाहता है? कहता है यार ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओपनिंग बैलेंसेस यू गॉट। कहता है ट्रेड डेटर्स हैं 200 मिलियन के। कहता है इस पर प्रोविजन ओपनिंग जो ली हुई है वो क्या ली हुई है? कहता है यार दो स्पेसिफिक प्रोविजन ली हुई है, एक बी ट्रेडर्स पर, एक राय ब्रदर्स पे। बी ट्रेडर्स पर 100% की स्पेसिफिक प्रोविजन ली हुई है, यानी जितना बैलेंस था उसी के बराबर प्रोविजन ली। और राय ब्रदर्स में मामला ये हुआ कि 60% ऑफ द बैलेंस 6 मिलियन, इसका मतलब 6 मिलियन अगर 60% है तो व्हाट शुड बी 100%? 10 मिलियन। 10 मिलियन का बैलेंस था जवार, फिर तो ध्यान कर, 10 मिलियन का बैलेंस था, उस 10 मिलियन पर 60% 6 मिलियन की प्रोविजन ले ली, ठीक हो गया। कहता है रिमेनिंग जो गुड डेटर्स थे हमने उन पर भी 5% की प्रोविजन ली थी। अब टोटल प्रोविजन कितनी बनी? 8 + 6 14, 14 + 9 23.1। इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। तो दो बैलेंस आ गए, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 200 का और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 23.1। बेटा ठीक है, आगे क्या कहता है? जी बेटा। सर हमें फुल श्योर किया कि ये पैसे नहीं देगा, हमने फुल प्रोविजन लिया तो फिर उसे बैड डेट नहीं लिखा। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। उसने कहा यार कि जब हमने पूरी प्रोविजन ही लेनी है तो बैड डेट क्यों नहीं बना लिया? क्योंकि बेटा ये हमारा ख्याल है कि बी ट्रेडर से पैसे नहीं मिलेंगे, अभी तक ये ख्याल ही है, अभी तक एक्चुअली वो बैड डेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। हमने 100% प्रोविजन ले ली, लेकिन अभी इसको बैड डेट में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि उसकी तरफ से फाइनल या कोर्ट की तरफ से कहीं से हमें पता नहीं चला कि यार ये पक्की बात है कि अब इसने पैसे नहीं दे। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें तो यहां से मैं ये भी समझ में लगा कि जहां पे हमें बिल्कुल भी ये बात क्लियर हो जाती है कि यार अब इससे पैसे नहीं मिलने, उस वक्त भी वेट करते हैं जब तक वो खुद अपने मुंह से ना कह दे या कोर्ट ना कह दे बैंकरप्ट हो गया। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो आगे देखो। वो कहता है कि ड्यूरिंग, जो आगे आपके पास है मंथ, क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ 900 मिलियन। कहता है 900 मिलियन की क्रेडिट सेल। बेटा क्लियर है या नहीं? आगे चलो, आगे कहता है अ रिकवरी, अच्छा कहता है कि सॉरी, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वर ₹850 मिलियन व्हिच इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड करता है बेटा? अ रिकवरी ऑफ 4.5 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड को क्या करूंगा बेटा? इट इज इंक्लूडेड इन 850 मिलियन। दो काम करूंगा, एक डेटर्स की डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा और एक क्या करूंगा बेटा कि बैड डेट एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगा। क्या बात है, डर लग रहा है सवाल से? समझ आ रहा है? आगे क्या कहता है? An amount of 7.2 million received net of 10% discount in full and final settlement. ये जो 7.2 मिलियन है ये 10% डिस्काउंट के बाद वाली फिगर। खबरदार 7.2 पे 10% ना ले लेना। वो कहता है जो कैश मिली है और इंक्लूडेड है 850 में वो 7.2 है। सो इफ दिस इज
Net of discount, that means it is 90%. If it is 90%, what should be 100% बेटा? 8 million. तो असल में अमाउंट थी 8 मिलियन, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, जो बना 0.8, तो 0.8 का डिस्काउंट दे दिया और 7.2 जो है उससे कैश ले। बेटा क्लियर है? इसका मतलब ये 0.8 मिलियन का डिस्काउंट अलाउड है, जो डेटर अकाउंट की क्रेडिट पे आता है। आगे चलो, कहता है राय ब्रदर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट्स नीड टू बी रिटर्न ऑफ। बेटा इधर ध्यान करना सारे लोग, राय ब्रदर्स 10 मिलियन देने थे, बैंकरप्ट हो गया, उन्होंने कहा भाई सबको खत्म कर दो, अब रिसीवेबल्स को या डेटर को 10 मिलियन से क्रेडिट करूंगा। प्रोविजन कितनी ली थी इसकी बेटा? 6 मिलियन। 6 मिलियन की प्रोविजन को डेबिट कर दूंगा, और बाकी जो आपके पास 4 मिलियन है कहां लेके चला जाऊंगा? बैड डेट्स। एक्चुअल रिसीवेबल क्रेडिट हो गए 10 मिलियन से, एक्चुअल बैड डेट्स, डेटर्स क्रेडिट हो गए 10 मिलियन से, प्रोविजन डेबिट होगी 6 मिलियन से, डिफरेंस कितना बेटा? 4 मिलियन, कहां चला जाएगा? बैड डेट्स में। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है अ कस्टमर ताज एंड को, अ कस्टमर ताज एंड को has disputed certain sale invoices. Lisa has disputed certain sale invoices. Taj and Co has disputed certain sale invoices. मतलब स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए। कितने पैसे देने उसने बेटा? इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस ग्रेटिंग रुपीस 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन। अब 2.8 मिलियन, इसका 50% क्या लेना है? स्पेसिफिक प्रोविजन। तो बेटा जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें से 2.8 को साइड पे करो और उस पे 50%, और बाकी जो बचेगा उस पे 5%। समझ लग रही है बात? आगे क्या कहता है? कहता है यार अमाउंट्स एग्रीगेटिंग रुपीस 1.5 मिलियन ड्यू फ्रॉम जनरल कस्टमर आर नॉट रिकवरेबल एंड हैव टू बी रिटर्न ऑफ। इसको बैड डेट्स, ये एक्चुअल बैड डेट्स है जो ड्यूरिंग द ईयर हुई। बेटा समझ लग रही है बात? अब क्या चाहता है? कहता है प्रोविजन का अकाउंट बना के दो, बैड डेट के एक्सपेंस का अकाउंट बना के दो। ये तो नहीं कहा कि खाली प्रोविजन का अकाउंट बना के दो, सिंगल अकाउंट तो नहीं मांग रहा, डबल अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ गई? आपको पता है इस क्वेश्चन में एक हाइब्रिड एडजस्टमेंट भी है। तुम मुझे बता सकते हो वो कौन सी? नहीं, और भाई बी ट्रेडर से तुमने स्पेसिफिक प्रोविजन ली थी, क्या ड्यूरिंग द ईयर बी ट्रेडर सेटल हुआ? तो उसकी प्रोविजन किधर है? या तो उसको अलाइन कर दो ना, या तो पैसे ले लिए होते, बता देता। देखो राय ब्रदर्स के बारे में बताया है, बी ट्रेडर के बारे में खामोश है। इसका मतलब कि बी ट्रेडर की स्पेसिफिक प्रोविजन बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया। अब या तो फिर उसने वो सोल्यूशन गलत किया हुआ है, या फिर हम यहां पे गलत करें। तो मुझे ये नहीं देखना उसका सोल्यूशन क्या, मुझे अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको आगे लेके चले। बी ट्रेडर पे खामोश है। बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? तसल्ली है बेटा? इस क्वेश्चन की तरफ पिक्चर्स लो, इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा ये सब कुछ क्या। जल्दी करो बेटा, ऑनलाइन वाले पिक्चर लो, इसको ले लिया पिक्चर बेटा? पिक्चर ले लिया बेटा? यस सर, ले लिया। बेटा इसकी भी पिक्चर लो जल्दी से। ले लिए। अब अल्लाह बेहतर जाने। ठीक, चलो बेटा उधर इसको बोर्ड को जरा रख करो, बोर्ड को रखा रख करो।
हसन भाई, हसन खान, क्यों है मुझे बोल। हॉस्टल में या सनमदार? हॉस्टल में। अच्छा, क्लास के बाद फोन करी मुझे। सही है। इधर बेटा बोर्ड पे सारे लोग, क्या बेटा ऊंचा बोलना यार। ब्रैकेट में क्यों माइनस हो रही है ना बेटा? ये बेसिकली जब आप अपने रिसीवेबल्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट करते हैं तो प्रोविजन माइनस हो जाती है। ठीक है, अब बेटा यहां देखो, देखो इस क्वेश्चन में दो चीजों को फॉलो करेंगे। वन, इसका सॉल्यूशन, दूसरा इसको अपने पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है बेटा। अब पेपर की प्रेजेंटेशन देखो, वो चाहता है कि तुम मुझे प्रोविजन का अकाउंट बना के दो और मुझे बैड डेट के एक्सपेंस का अकाउंट बना के दो। बेटा इधर मेरी तरफ ध्यान करो। अब यहां देखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट पहला अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा प्लीज बाद में पिक्चर ले लेना, अभी मत लिखो, सिर्फ मेरी अटेम्प्ट को गौर से देखो। आपके पास सबसे पहले इसमें इस जगह पे मुझे इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस चाहिए। ब्रॉड डाउन बैलेंस कब है? ब्रॉड डाउन बैलेंस 1 अगस्त 2016, 1 2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका 23.1 मिलियन। ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग, लास्ट मंथ का क्लोजिंग, इस मंथ का ओपनिंग 23.1। कैसे कैलकुलेट किया? दिया हुआ उसने 8 मिलियन की एक प्रोविजन थी, 6 मिलियन की एक प्रोविजन थी और 9.1, तीनों को ऐड किया जैसे कर रहा था, ऐड करके यहां पे प्रोविजन बना दी। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए 31 अगस्त 2016 पर इसका कैरी डाउन बैलेंस। अब कैरी डाउन बैलेंस उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मेरे पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ना हो। तो मुझे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बनाना पड़ेगा अकाउंट के थ्रू। उसने कहा नहीं है, अगर वो कहता तो फिर तो ये मेजर क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता ना। उसने तो मेजर मुझे दो चीजें मांगी, कहता है प्रोविजन का अकाउंट बना दो, और इसका मतलब मेरी मजबूरी है कि मुझे डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने वर्किंग वन में ही सबसे पहले अपने ट्रेड डेटर्स, वही लफ्ज यूज करना जो वो यूज कर रहे, ट्रेड डेटर्स, इसका अकाउंट बना लेता हूं। ट्रेड डेटर के अकाउंट में उसने मुझे बड़ा क्लियरली कुछ चीजों के बारे में बताया। उसने कहा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है। वही मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी लिखो नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ूंगा, इसकी पिक्चर ले लेना।
लेकिन बड़ी तवज्जो से एक एक स्टेप को देखो कर रहा क्या हूं। 200 यहां आ गया, कहता है यार क्रेडिट सेल्स हुई है इस साल में, ये सॉरी इस महीने में, कितने की सेल्स हुई है बेटा? 900 की। ठीक होगी। कहता है तुमने कलेक्शन की है अपने रिसीवेबल से कितने की बेटा? 850। कहता है इस कलेक्शन में बैड डेट्स रिकवर्ड भी हैं 4.5। तो यहां पे आके लिखो बैड डेट्स कितने के बेटा? 4.5। तो जारी बात है इन्होंने बैड डेट्स के जो एक्सपेंस अकाउंट है उसकी क्रेडिट पर भी जाना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेटर्स, ट्रेड डेटर्स 4.5 लिख दो इधर भाई। ठीक हो गया बेटा। अगली बात क्या कहता है? कहता है जनाब इसमें डिस्काउंट अलाउड भी है। डिस्काउंट अलाउड बेटा, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के लिए वर्किंग 1.1, जब किसी मेन वर्किंग में कुछ और साथ उसी को एक्सप्लेनेशन में वर्किंग करनी पड़ती है तो उसको एक डॉट लगा के आगे कर दो। इसी के नीचे मैंने वर्किंग 1.1 परफॉर्म की। अब कैलकुलेशन समझ में आई है 90% वाली या नहीं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? नहीं मुझे बताएं, अगर नहीं समझ में आई बेटा तो मैं बोर्ड पे समझा देता हूं कैसे हो। सबको नहीं आई? यहां देखो, कहता है यार 7.2 मिलियन क्या है? लेट ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 0.1 एक्स इज इक्वल टू 7.2। क्या ये इक्वेशन समझ में आई बेटा? अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ फिर समझाऊं। ठीक है बेटा, इसका मतलब 0.9x इज इक्वल टू 7.2। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 0.9, so x is equal to 8 and discount is equal to 0.8। इसका 10%, 7.2 का 10% नहीं, 8 का 10% डिस्काउंट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? सो 8 इंटू 10%, 0.8। सो डिस्काउंट कितना है मेरे पास? 0.8। अब इसकी कैलकुलेशन करनी थी तुम्हें डायरेक्ट, इतना टाइम नहीं है कि तुम उसको कहानियां सुनाते फिरो। 7.2 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 0.1, 0.9 से डिवाइड करूंगा ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी, उसका 10% लूंगा डिस्काउंट आ जाए। कोई नंबर नहीं देगा। उसने लिखा हुआ है इस चीज के बाद, कहता है अनस्पोर्टेड फिगर्स के लिए कोई नंबर नहीं। वर्किंग देना लाजिम है, एक लाइन की वर्किंग दे दो, यहां दे दो वर्किंग, इधर ही लिख दो जहां पे वर्किंग मैंने 1.1 लिखा हुआ है वहीं लिख दो कि 7.2 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 0.1, तब भी नंबर देगा। कहता मुझे क्या पता तुमने किसी से कॉपी करके लिख लिया हो, मुझे बताओ तो सही आया कैसे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? कहता है कैलकुलेशन करके गलत लिख दो, नंबर दूंगा। गलती होगी मुझसे, मैंने 7.2 का 10% ले लिया तो कोई बात नहीं, वर्किंग तो की इसने, डिस्काउंट का पता तो है ना, इसने इधर लिखना है। चलो यार अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है। अब हमारे दिल के बीच में आप ये कहेंगे खौफ आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब डाटा गलत तो प्रोविजन गलत, प्रोविजन गलत तो क्वेश्चन गलत। नहीं, सीए में ये नहीं है। अगर बड़ा ही कोई जाबिर किस्म का आपका कोई एग्जामिनर हुआ ना तो उसने इसके ऊपर आपका आधा नंबर काट लेना और उसके बाद उसने इस चीज को ठीक मान लेना है कि डिस्काउंट 0.72 ही है। कहता आगे वाली कैलकुलेशन 0.72 से ठीक की, अगर ठीक की तो क्वेश्चन ठीक है। सो अगर ये 12 नंबर का सवाल है
तो आधा नंबर काटेगा। और अगर बाकी क्वेश्चन तुमने सारा ठीक किया प्रेजेंटेशन के साथ तो हो सकता है 12 की जगह 15 दे दे। हाँ हाँ सही बता रहा हूं, 12 की जगह आपके पास 15 मार्क्स दे देगा आपको। वो तो इन बाउंड्रीज में नहीं रहता कि यार 12 नंबर है तो 12 ही दूं। आप कभी इसकी मार्किंग स्कीम्स देखिएगा, आपको नजर आएगा कि जिस क्वेश्चन के इसने 8 नंबर दिए होते हैं, मार्किंग स्कीम के बीच में उसके नंबर इसके पास 11-12 उसने दिए होते हैं। इसका मतलब कि एडिशनल मार्क्स आर अवेलेबल इन अ क्वेश्चन। अब मजबूरी है ना, यहां पे तो वो आपको 12 नंबर ही देगा, लेकिन 3 नंबर को कैपिटलाइज कर लेगा। जो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा उसके बीच में वो उसको एडजस्ट कर। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी चलती है, इसको 0 ना दो, इसको -5 दो। अभी वो बोलता नहीं है, अभी वो बोलता नहीं है। हमारे पेपर में तो वो उसने लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ। जब हम स्टूडेंट थे हमारी इंस्ट्रक्शन में ये बात देखी थी कि नेगेटिव मार्किंग हो। तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, आईटीए पास नहीं हो तो ना हुआ कोई बात नहीं, बीएम पास हो गई, इकोनॉमिक्स पास हो गया, लॉ पास हो गया। हमारे जमाने में होता है कि आईटीए फेल होगा तो बीएम लॉ और उसको इकोनॉमिक्स को भी लेके जाएगा, बेशक पास हो या तो दोबारा दो को। कहता ज्यादा लिखोगे नेगेटिव मार्किंग करूंगा, गलत लिखोगे नेगेटिव मार्किंग करूंगा। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, कोर्स डिफाइंड नहीं होता था। तुम्हें क्या पता कि हम किस अजियत में होते थे। मैं इसको देखता हूं तो मुझे अपना दोस्त याद आता है, बहुत कंफर्टेबल होता था, बहुत कॉमन को। पेपर में भी बड़ा तसल्ली के साथ पेपर देने के लिए जाता। पेपर से बाहर आके उसको पता होता था कि मेरा पेपर पास है या फेल। पर आके बताता था, कहता था ये पेपर पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये नहीं पास। ओपन नहीं कहता। पेपर में जब जाता था तो अपनी जेब की भी टॉफियां सफारियां लेके जाता। अपने उस टेबल के अंदर है, यहाँ पे उसके पास उसका टेबल है, यहाँ पे लिखता तो उसके साथ उसने रखी होती। टॉफी खोलेगा, खाना शुरू कर देगा, साथ साथ पेपर को तसल्ली के साथ पढ़ेगा। तो इन्विजिलेटर उसके पास आ गया, तो ये तू क्या कर रहा है? कहते सर आप भी टॉफी खाएं, छोड़े जाए अपना काम। कहते सर मैं वो ना रिलैक्स होके पेपर करता हूं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। मैं खामोश हो गया हूं, मुझे खामोश रहने दे, अपने आप को देख ली वैसे शीशे में जाके। ठीक है, चलो बच्चों इधर ध्यान करो। आपके पास आप ये कह लें नहीं, इस बात को अंडरस्टैंड करो, बी रिलैक्स, ओए रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और वो आपको याद है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, बी रिलैक्स। जितने रिलैक्स हो गए उतना ही आपके पास सबका पेपर करना आपके लिए आसान हो जाए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो। यस, ये की टू सक्सेस। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ कि पेपर करना आसान। बेटे मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अच्छा अब आपके पास अब ये जो चीजें आपके पास मौजूद हैं, ये जो फिगर्स आपके पास है, 0.8 को आपने उठा के डिस्काउंट में लिखा, ठीक हो गया। यार मुझे बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो नॉर्मल है? ये कैलकुलेशन थी, हाँ है, लेकिन यार ये अरिथमेटिक्स तो मुझे आनी चाहिए ना, इनके बगैर मेरा पेपर पास नहीं होगा। और ये अरिथमेटिक्स तुमने आईटीए में नहीं सीखी, ये क्यूएमएस में सीखी। और अगर मेरा बस चलता तो मैं क्यूएमएस के बीच में किसी मेंबर को जाके लगाता, वहां पे जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो तुम्हें क्यूएमएस पढ़ाता, ताकि वो तुम्हें बताता कि क्यूएमएस के कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हें आगे हेल्प करेंगे। तुम्हें डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें प्रेजेंट वैल्यूज को कैसे अप्लाई करना है, तुम्हारे पास ये डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये कॉस्ट फंक्शंस क्या है आपके पास, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। और मैं इंशाल्लाह सर्च करूंगा, क्योंकि सुना एक बात समझो, आपके पास सर रईस डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छा क्यूएमएस पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो क्यूएमएस की वो कंट्रीब्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन में, बिकॉज वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है यार।
वो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन क्या है वो नहीं सिखा सकते। ये वाली चीजें तुम्हें रोशनी की तरह नजर आनी चाहिए। इसके बगैर नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन, नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन। सो पॉइंट इट, फाइन, ये भी हो गया। आगे क्या कहता है? कहता है यार वो राय ब्रदर्स बैड डेट हो गए। तो राय ब्रदर्स का बैड डेट के लिए पहले लिखनी नहीं है एंट्री, लेकिन अभी फिलहाल अपनी आसानी के लिए लिख लो। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रेड डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा कितने से? 10 से। मुझे प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा बेटा कितने से? 6 से। और मुझे बैड डेट्स को डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 4 से। आ जाओ लिखो कहां का आएगा। इसका मतलब यहां पर ट्रेड डेटर से 6, यहां पर ट्रेड डेटर से से 4, उधर क्या लिखो? बैड डेट्स 4 के बेटा और प्रोविजन 6। ठीक हो गया बेटा। आखिरी चीज कहता है यार 1.5 के और बैड डेट्स हो, ताज वाली स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसने नहीं आना डेटर के अकाउंट में, जैसे बी ट्रेडर नहीं आया था। बैड डेट्स हैं, लिखो बैड डेट्स कितने के हैं बेटा? 1.5। ये बैड डेट्स यहां पर भी लिखने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब बैलेंस ले लो, अब बैलेंस ले लो बेटा, टोटल करो। ये 1104.5 लेस करो कैरिड ऑन बैलेंस। डन। एक दफा ये बैलेंस निकाल लो। अब आगे वाली क्वेश्चन को देखो। अब क्या करना है? 242.2 का टोटल बैलेंस है। स्पेसिफिक को अलग कर लो, जनरल को अलग कर लो। स्पेसिफिक ताज 2.8 का बैलेंस, बी 8 का बैलेंस, जनरल बेटा ये बी ट्रेडर का बैलेंस इसमें शामिल है इस 242.2 में, या इसको यहां से निकाल के मुझे बता दे। नहीं बताता तो फिर प्रोविजन बनेगी। बेटा बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अगर मैं जर्नल पे आऊं तो जर्नल में फिर क्या है यार? 242.2 में से माइनस कर दो किसको बेटा? 2.8 को भी और 8 को भी। देखो बेटा आंसर क्या आता है? 10.8 माइनस करो तो ये आपके पास 231. बेटा इस पर 50%, इस पर 100%, इस पर 5%। क्लोजिंग प्रोविजन। ठीक है बेटा, 50%, 1.4, 100%, 8.0, 5%, 11.57, टोटल 20.97। अब बेटा यहां पे 20.97 टोटल किया 26.97। ठीक है बेटा, यहां से बैड डेट्स में लेके जाओ 3.87। अब प्रोविजन से 3.87, टोटल
9.37, 4.5 को माइनस कर दो, क्या बेटा? वो नहीं हो, 3.87 आता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4.8। बेटा बात समझ में आई? अब होल्ड करो जल्दी नहीं। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं वहां पर मार्च के लिए प्रोविजन क्यों लेना चाहता था? वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं वहां पर इसको नहीं लेता तो यहां पे इसको मुझे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। यहां पे सिंपल है, इसका मतलब मार्च से, जिस तरह मार्च से रिलेटेड डिस्कशन है वैसे बी ट्रेडर से भी नहीं है। बेटा क्लियर है? इसको नोट कर लो, रिपीट करो, इसमें जो इश्यू आएगा कल डिस्कस करें। जी बेटा जी, अल्लाह हाफिज बेटा।